तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो आपका सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण। इस चैप्टर का जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके मैट्रिक के परीक्षा में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा ही पूछा जाएगा, इतना आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि इससे जो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं ये सबसे ऑब्जेक्टिव आपके मैट्रिक के परीक्षा में पूछा ही जाएगा। ये जो है आपका ये पूरा वीडियो को आप देख लेते हैं तो मैट्रिक के परीक्षा में आप समझ लीजिए कि आपका 3 से 4 नंबर जो है एकदम फिक्स हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, जो आपको समझाने वाले हैं इसको यदि आप समझ लेंगे और समझ कर कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इसको याद हो जाएगा और याद करने में सुविधा भी होगा। ठीक है, तो ये अम्ल, भस्म और लवण वाला जो चैप्टर है उसका ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब है। ठीक है, जो कि आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा, एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या करेंगे, चैप्टर को ये याद करने वाला टॉपिक है तो इसको पहले समझा दे रहे हैं, फिर चैप्टर को क्या करेंगे शुरू करेंगे, है ना। भारतीय भवन बुक से पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद नोट्स भी क्या करेंगे आपके लिए मतलब अपलोड करेंगे समझा करके। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे आपको एकदम फाइनली जो है आपका मैट्रिक की परीक्षा से जुड़ा हुआ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं, स्पेशली क्लास 10th मैट्रिक की परीक्षा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में, है ना। आपके मैट्रिक के परीक्षा में पूछ सकता है, प्रश्न पूछता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है या इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस तरह करके प्रश्न पूछा जाता है। या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सारा जितना आपको बोल रहे हैं ये सारा प्रश्न पूछा जा चुका है आपके मैट्रिक के परीक्षा में। ठीक है, तो यही सब आपको क्या करना है, अच्छे से आपको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करके लिखना है। ठीक है, और रोज रोज क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसको आप याद करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात करते हैं सिरका। सिरका जो है ये खट्टा होता है, जैसा कि आपको पता है अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। चैप्टर को पढ़ाएंगे आपको अच्छे से तो बहुत क्लियर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अम्ल जो होता है स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। और अम्ल जो है आपका धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है ना, तो ये अम्ल का गुण आपको थोड़ा सा बता दिए। और कुछ कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपका एक पदार्थ है सिरका, पूछता ही पूछता है, सिरका को विनेगर भी कहते हैं, तो कभी कभी ऐसे लिख देगा विनेगर, है ना। विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। ब्रैकेट में आप क्या करेंगे CH3COOH सूत्र जो है फार्मूला लिख लेंगे। एसिटिक अम्ल का ये फार्मूला है। और इसका एक और नाम है, एसिटिक अम्ल का एक और नाम है ना, इसको कहते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ये IPSC नेमिंग है, जब कार्बन वाला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, सिरका यानी कि विनेगर, विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसका फार्मूला होता है CH3COOH होता है। ठीक है, जिसको IPSC नेमिंग जो होता है जिसका एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे, याद बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो आपको पहला समझ में आएगा। दूसरा है ऑरेंज, संतरा। संतरा में जो है साइट्रिक अम्ल या आपका लिखा रहेगा सिट्रिक लिखा रहेगा, साइट्रिक ना होके आपका सिट्रिक लिखा रहेगा ना। सिट्रिक को ही साइट्रिक पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं इंग्लिश में सिट्रिक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे साइट्रिक लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, साइट्रिक या सिट्रिक एक ही बात हुआ। तो संतरा में जो है आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात खट्टे फलों में, खट्टे जो फल होते हैं, है ना। नींबू में भी आपका क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। तो खट्टे फल में बोलेगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 2 आपका क्लियर हुआ। तीसरा बात करते हैं इमली का। इमली में जो है आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में पूछा हुआ प्रश्न है ना। इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध बोले या दही बोले, खट्टा दूध बोले
या दही बोले उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध में या दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में आपको बताया साइट्रिक यानी कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में जो है ना, डंक मारने वाले जितने कीड़े मकोड़े होते हैं उसके डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसका क्या होता है, खुजली होता है ना। तो इसी मेथेनोइक अम्ल के कारण क्या होता है, खुजली होता है। मेथेनोइक अम्ल जो है आपका ये आईपीएसी नेमिंग लिखा हुआ है। इसका साधारण नाम जो होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, तो चींटी के डंक में पाया जाता है। बिच्छू के डंक में भी बोलेगा ना तो आपका यही अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में, नेटल के डंक में भी, नेटल एक तरह का पौधा होता है ना। नेटल के डंक में भी क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसका आईपीएसी नेम क्या होता है आपका, मेथेनोइक अम्ल होता है। इसका फार्मूला होता है मेथेनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH होता है। HCOOH जो होता है आपका चींटी के डंक में पाया जाने वाला फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला होता है, सूत्र होता है मेथेनोइक अम्ल का HCOOH। ठीक है। नेटल के डंक में भी जो आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है ना। कहीं कहीं जंगल उंगल झाड़ियों में जो है नेटल एक तरह का पौधा होता है, ये डंक मारता है तो क्या होता है, खुजली होता है। इसका रोमा जो है आपके शरीर में चुभ जाएगा तो खुजली होगा। ठीक है ना। तो वहीं पर जहाँ पर नेटल का पौधा होता है वहीं पर एक डॉक नाम का पौधा होता है। क्या होता है, डॉक नाम का पौधा होता है। उसी पौधा को लेकर रगड़ लीजिएगा तो आपका खुजली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। इसमें क्षारीय गुण पाया जाता है, क्षारीय गुण पाया जाता है। क्षारीय गुण और अम्लीय गुण दोनों मिलकर क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना आप याद रखेंगे, नेटल के डंक में, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में डंक मारने वाला जितना कीड़ा मकोड़ा होता है, हड्डा बिढ़नी जिसको कहते हैं, उस सब में मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है, HCOOH अम्ल पाया जाता है। फिर आपका सेब है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एप्पल में जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक नहीं, मैलिक लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा रहेगा, मैलिक अम्ल। ठीक है, मौलिक गलती से लिखा गया है। ठीक है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। फिर आपका अमरूद है। अमरूद का तो अभी तक पूछा नहीं है लेकिन आप याद रखेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बटर में जो है ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। ये बेटेनोइक अम्ल भी इसको कहते हैं, ब्यूटरिक अम्ल या बेटेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। चाय का पूछा हुआ है। चाय में जो है टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। वसा में, फैट में जो है स्टीयरिक अम्ल पाया जाता है। वसा में जो है स्टीयरिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में भी देख रहे हैं आप क्या पाया जा रहा है, मेथेनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल। तो देख रहे हैं यहाँ पे तीनों जो आपको बताया है ना, डंक मारने वाला जितना भी होता है, मधुमक्खी का डंक हो गया, नेटल का डंक हो गया, चींटी का डंक हो गया, इन सब में मेथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। आंवला में जो है, आंवला में और प्याज में दोनों में जो है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में और प्याज में दोनों में जो है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और याद रखेंगे विटामिन सी में, विटामिन सी का भी पूछा हुआ है, यहाँ दिया हुआ नहीं है तो आपको लिख दे रहे हैं। विटामिन सी में भी आपका एस्कॉर्बिक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है, तो आंवला हो गया, प्याज हो गया, विटामिन सी हो गया, ये सब में जो है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल किस किस पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से। ठीक है, फिर आते हैं एक और आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देंगे, उसके बाद आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। तो देखेंगे यहाँ धातु का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका संकेत लिखा हुआ है। ठीक है, और इधर सक्रियता, धातुओं की सक्रियता को बता रहा है। यानी यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है, देख रहे हैं ये जो साइन दिया हुआ है, यहाँ से ऐसे इसको समझेंगे ये क्या कह रहा है। तो ऊपर वाले जितने धातु लिखे हुए हैं ऊपर से नीचे आइएगा ना, तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी, सक्रियता मतलब अभिक्रिया करने की जो कैपेसिटी है वो घटते चला जाएगा। यानी कि ऊपर वाले जितने धातु हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, किसी से तुरंत अभिक्रिया कर लेंगे, है ना। तुरंत के तुरंत अभिक्रिया करके क्या करेगा, एक नया यौगिक बना लेगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जैसे आएंगे तो अभिक्रिया जो है धातुओं की सक्रियता जो है ना, वो क्या होगा, घटते चला जाएगा। और ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे तो धातुओं का सक्रियता क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे से ऊपर
ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा, क्या होगा, घटेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुओं का सक्रियता घटेगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो सक्रियता बढ़ेगा, यानी कि धातु की क्रियाशीलता क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे से ऊपर जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कौन कौन सा पदार्थ जो है बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। इससे एकदम किसी भी हाल में आप इसको क्या करेंगे, इस सीरीज को याद कर लेंगे, कुछ भी हो जाए इसको याद करना है। ठीक है, तो आपको समझाते हैं। पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है, आपसे पूछे कौन होता है, 4 ऑप्शन दे दे, यही चारों ऑप्शन दे दे और कहे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, तो आपको पोटेशियम को पहले रखना है, पोटेशियम को टिक करना है। ठीक है, यदि आपको इन चारों में से कोई एक दे दे तो सोडियम जो ऊपर वाला है उसको पहले मारना है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या क्या करेगा, आपका क्या करेगा, बहुत तरह से क्वेश्चन आप बनाएंगे ना, पहले इसको याद कर लेंगे और इससे क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो धातु है वो कौन सा है, पोटेशियम है। पोटेशियम का संकेत जो है आपका क्या होता है, 19 होता है, सॉरी के होता है, इसका परमाणु संख्या 19 होता है पोटेशियम का। कैल्शियम दूसरा नंबर पर कैल्शियम है, इसका संकेत Ca होता है, इसका परमाणु संख्या जो है 20 होता है। कितना होता है, कैल्शियम का 20 होता है। तीसरे नंबर पर सोडियम है, तीसरे नंबर पर कौन सा है, सोडियम है, इसका संकेत जो है Na होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। ये सब भी याद रखेंगे। चौथे नंबर पर मैग्नीशियम है ना, इसका संकेत जो होता है Mg होता है, इसका परमाणु संख्या जो है 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। पांचवें नंबर पर आपका धातु है एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम जो है आपका, इसका संकेत होता है Al होता है, इसका परमाणु संख्या 13 होता है। फिर आपका जिंक, जिंक का परमाणु संख्या जो है आपका संकेत Zn होता है, इसको जस्ता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जस्ता भी कहते हैं। इसका परमाणु संख्या 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है। फिर आपका उसके नीचे लोहा है, लोहा है ना, कभी कभी फेरस लिख देगा, क्या लिख देगा, फेरस लिख देगा, तो फेरस को ही क्या कहते हैं, लोहा कहते हैं। इसका संकेत Fe होता है, इसका परमाणु संख्या 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, फिर आते हैं नीचे, तो नीचे आपका है, उसके बाद लोहा के नीचे टीन है ना, टीन का संकेत Sn होता है, इसका परमाणु संख्या जो है आपका 50 होता है। कितना होता है, 50 होता है। उसके नीचे लेड है ना, लेड को सीसा भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सीसा भी पढ़ते हैं। ठीक है, सीसा कहे या लेड कहे एक ही बात है। इसका संकेत Pb होता है और Pb का यानी कि लेड का परमाणु संख्या जो होता है आपका कितना होता है, 82 होता है, 82 होता है। कितना होता है, 82 होता है। फिर आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है बाउंड्री का काम करता है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे आपका धातुओं का सक्रियता जो है, क्रियाशीलता जो है वो बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। हाइड्रोजन के नीचे आएंगे तो एकदम क्रियाशीलता जो है एकदम घट जाएगा, एकदम क्रिया करेगा ही नहीं करेगा जैसे जैसे नीचे आएंगे। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है। फिर उसके नीचे तांबा है, तांबा को कॉपर भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कॉपर भी पढ़ते हैं और इसका संकेत Cu होता है। कितना होता है, Cu होता है। इसका परमाणु संख्या जो है 29 होता है। कितना होता है, 29 होता है। उसके नीचे आपका पारा है, पारा को है ना मरकरी भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पारा कहिए या मरकरी कहिए एक ही बात हुआ। इसका संकेत Hg होता है, क्या होता है, Hg होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। जितना आपको बोल रहे हैं वो सबको भी कॉपी में क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ये सबसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, कि कितना परमाणु संख्या, किस तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है। फिर आपका पारा के बाद चांदी है ना, चांदी यानी कि सिल्वर, चांदी यानी कि सिल्वर, और सिल्वर का संकेत होता है आपका Ag होता है ना, और Ag का परमाणु संख्या जो है 47 होता है। कितना होता है, 47 होता है। फिर आपका सोना, सोना को औरम भी कहिए, है ना, संकेत क्या होता है, Au, Au का मतलब औरम, है ना, सोना यानी कि गोल्ड जिसको कहते हैं। ठीक है, इसका संकेत Au होता है, इसका परमाणु संख्या 79 होता है। ये सब याद रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं आपको। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, धातुओं का सक्रियता घटेगा और नीचे से ऊपर आएंगे तो धातुओं का सक्रियता क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं जो कि पूछा जाता है। जैसे कि देखिए पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, एक और लिथियम होता है ना, Li संकेत होता है, इसका परमाणु संख्या 3 होता है। लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, ये तीनों को जो है चाकू से काटा जा सकता है। ये ऐसे धातु हैं, मुलायम धातु होते हैं। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये तीनों को नोट में करके लिखेंगे। आप पॉइंट वाइज बना के क्या करेंगे, अभी खुद लिख लेंगे, है ना। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये ऐसे धातु होते हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। क्या कह जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि ये मुलायम होते हैं, ठीक है। और कोई भी आपका तत्व दे दे और कहे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सबसे कम क्रियाशील है, इसको प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका श्रेणी जो है, ये जो सीरीज है आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। पोटेशियम पहला, दूसरा कैल्शियम, तीसरा सोडियम, चौथा मैग्नीशियम, पांचवा एल्युमिनियम, छठा जिंक, फिर आपका सातवां लोहा, फिर आठवां टीन, फिर आपका नौवां लेड, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, कॉपर के नीचे पारा, पारा के नीचे चांदी, फिर सोना। ये सीरीज आप याद कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन धनाधन बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में आप याद रखेंगे, ठीक है, कि सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नोट 1 में तो आप लिख लिए होंगे, है ना। पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, ये सबको चाकू से काटा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनाकर अभी लिखेंगे कि सोडियम को जो है मिट्टी तेल में, किरोसिन में डुबा के रखा जाता है। किरोसिन में क्या करके डुबा के रखा जाता है। तो ये आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस धातु को जो है किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो वो सोडियम है, ठीक है। फिर आपका बात करते हैं कि कौन ऐसा धातु है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है या ऊष्मा का कुचालक होता है ना। विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होता है और ऊष्मा का क्या होता है, हीट का कुचालक होता है, ऊष्मा भी प्रवाहित नहीं होता है। तो वो लेड है, शीशा है। शीशा से जो है ना, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, एक धातु है ना। शीशा जो है एक धातु है, लेकिन फिर भी उससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है और हीट भी क्या होता है, प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। पॉइंट नंबर 3 बनाकर लिखेंगे, ठीक है, कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, जबकि कोई भी धातु जो है द्रव अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन अपवाद है ये सब, ठीक है। कि पारा यानी कि मरकरी, पारा को क्या कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं, एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये सब जितना आपको बता रहे हैं पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। और कौन ऐसा धातु है जो अभिक्रिया नहीं करता है ना। तो सोना सबसे कम क्रियाशील जो धातु है वो सोना है। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे सोना, ठीक है। और विद्युत धारा का सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक जो है कौन सा होता है, सुचालक जो है विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक कौन धातु होता है, तो वो है चांदी। चांदी जो है सबसे अच्छा, मतलब कि विद्युत धारा का सुचालक होता है। विद्युत धारा इससे बहुत ही आसानी से प्रवाहित हो जाता है। तो ये महंगा होता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा धातु जो है सबसे अच्छा सुचालक होता है वो कॉपर होता है ना। आपका तांबा होता है, कॉपर यानी कि तांबा, जिसका उपयोग हम लोग बड़े स्तर पर तारों में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए करते हैं। तो इतना जितना पॉइंट है, जो आप पॉइंट बोले हैं उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, है ना। यही सब क्वेश्चन पूछेगा जो आपको बताए हैं, है ना। एकदम गारंटी के साथ आपको बताते हैं। आपको विश्वास ना हो तो जब आप एग्जाम दे कर आएंगे तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि हाँ ये सब आया था, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बताया। फिर आपका एक याद करने वाला है ना, कुछ विलियन है जिसका पीएच मान पूछता है। पीएच वैल्यू जो है पूछवे करेगा, एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन पूछवे करेगा, ठीक है। तो ये आपका भारतीय भवन बुक का ही है ये सारा का सारा, ठीक है। और बुक आपको पढ़ाने ही वाले हैं। तो पहला बात करते हैं अमाशय रस का। अमाशय रस यानी कि हमारा जो पेट में, या बोलेगा कि पेट में जो अम्ल पाया जाता है उसका पीएच मान कितना होता है। अमाशय मतलब स्टोमक, पेट को कहते हैं, ठीक है। तो इसका पीएच वैल्यू 1.0 यानी कि 1 के बराबर होता है। नींबू रस का पीएच मान बोलेगा तो 2.5 बताएंगे। सिरका का पीएच वैल्यू बताएंगे। सिरका क्या होता है ना, आपका बता ही चुके हैं, सिरका जिसको विनेगर कहते हैं, ठीक है। और ये खट्टा होता है स्वाद में, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू 3.0 होता है। कितना होता है, 3.0 होता है। टमाटर रस का पीएच वैल्यू 4.1 होता है, ठीक है। फिर आपका पसीना का पीएच वैल्यू जो है 4.5 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू जो है 5.6 होता है। ये सब पूछवे करेगा, ठीक है। पेशाब का पीएच वैल्यू 6.0 होता है, यानी कि 6 के बराबर होता है। दूध का पीएच वैल्यू 6.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू एकदम पूछवे ही करेगा, ठीक है, एकदम भिविया ये सब।
7.0 होता है शुद्ध जल का। पीएच वैल्यू कितना 7.0 होता है। आंसू का पीएच वैल्यू पूछेगा, आंसू का रोते हैं तो आंसू निकलता है, उसका पीएच वैल्यू 7.3 होता है। खून का पीएच वैल्यू, खून लिख देगा या रक्त लिख देगा, है ना, एकदम पूछवे करेगा ये सब। तो खून का पीएच वैल्यू, रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। फिर पीत रस का पीएच वैल्यू बोलेगा तो कितना होता है 7.5 से 8.8 के बीच में होता है ना। पीत रस का, पीत जो है आप लोग बायो में पढ़वे किए होंगे, पीत जो है आपका कहाँ, लीवर से, कहाँ से, लीवर से जो है स्रावित होता है और पित्ताशय में जाकर जमा होता है ना, जो कि भोजन के पचने में क्या करता है, ये सब मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सब पार्ट है। तो पीत रस का पीएच वैल्यू 7.5 से 8.8 के बीच होता है। चूना जल का पीएच वैल्यू पूछ चुका है, ये शब्द में एकदम पूछवे करेगा, ठीक है, 11.0 होता है। मानव शरीर का पीएच वैल्यू तो मत पूछिए, कई बार पूछ चुका है, बहुत बार पूछा है। मानव शरीर का पीएच परास पूछेगा, पीएच परास मतलब रेंज जो है कितना से कितना के बीच में होता है ना, रेंज जो है कितना से कितना के बीच में होता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच होता है। मानव शरीर का पीएच परास जो होता है 7.0 से 7.8 के बीच होता है। मुंह का पीएच वैल्यू, मुंह का दांत का पीएच वैल्यू आपसे पूछेगा, मुंह में दांत का पीएच वैल्यू आपका पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 5.5 बताएंगे। कितना बताएंगे, 5.5 बताएंगे। और मिट्टी का पीएच वैल्यू 7.0, यानी कि जितना जल का पीएच वैल्यू होता है उतना ही जो है मिट्टी का भी होता है। तो इसको ये सब याद करने वाला है। चैप्टर 2 जो है आपका चालू कर दिए हैं, इसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे, एकदम पूछवे करेगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, ये सब को क्या करेंगे कॉपी में लिख कर रोज रोज क्या करेंगे, इसको निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन बनाएंगे, आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो आपके लिए और बहुत सारा मेहनत यहाँ पे करने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।